दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ युवाओं का आंदोलन अब देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। इसकी सबसे प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया पर व्यंग्य और मीम्स के माध्यम से हुई थी, लेकिन अब यह शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य से जुड़े व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारी लगातार परीक्षा पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। आंदोलन को नया मोड़ तब मिला जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पे अनशन शुरू किया। बाद में पुलिस द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाने के बाद प्रदर्शन और तेज हो गया। हालांकि केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत के बाद उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी लड़ाई केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र में सुधार की है। साथ ही नीट पेपर लीक विवाद के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे देने की मांग भी उठ रही है। 2 जुलाई को आंदोलन ने निर्णायक मोड़ लिया, जब हजारों प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने बैरिकेड लगाए, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी और कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पे डटे रहे। उनके अनुसार यह आंदोलन किसी एक संगठन या नेता का नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं का आंदोलन बन चुका है। इस आंदोलन की एक खास पहचान इसकी शैली है। पारंपरिक नारों की जगह मीम्स, गीत, व्यंग, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सोशल मीडिया आधारित संवाद इसके प्रमुख माध्यम बने हैं। कई युवा इसे अपनी पीढ़ी की अभिव्यक्ति का नया तरीका बताते हैं। उनका कहना है कि ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल के निर्देश पर नहीं, बल्कि साझा असंतोष और भविष्य की चिंता से पैदा हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि ये आंदोलन अब केवल नीट या पेपर लीक तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही और युवाओं की व्यापक नाराजगी जैसे मुद्दे भी शामिल हो चुके हैं। कई विशेषज्ञों के अनुसार सरकार ने शुरुआती चरण में आंदोलन की गंभीरता का सही आकलन नहीं किया, जिसके कारण विरोध और व्यापक होता गया। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जिनमें फास्ट ट्रैक जांच की घोषणा, नए कानून का मसौदा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई न करने जैसे संकेत शामिल हैं। साथ ही कुछ मामलों में मुआवजा देने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। राजनीतिक दृष्टि से भी इस आंदोलन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष से सरकार को घेरने का अवसर मान रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी स्वयं इसे किसी दल विशेष का आंदोलन नहीं बताते। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में स्थायी सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंदोलन तकनीक और सोशल मीडिया के दौर में उभरी नई पीढ़ी की राजनीतिक और सामाजिक चेतना का संकेत है। ये पीढ़ी पारंपरिक विरोध के तरीकों से अलग सोच रखती है और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए अपनी बात राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा रही है। यही कारण है कि इसे केवल एक छात्र आंदोलन नहीं, बल्कि बदलती युवा राजनीति और लोकतांत्रिक भागीदारी के नए दौर के रूप में भी देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार, विपक्ष, मीडिया और समाज के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकार युवाओं की नाराजगी को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मान रही है, या इसे एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक संदेश के रूप में देखेगी? क्या शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार होंगे? और क्या यह आंदोलन भविष्य में भारतीय राजनीति और सार्वजनिक विमर्श की दिशा बदलने वाला साबित होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही स्पष्ट होंगे। हेलो नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की सड़कों पर जारी युवाओं का प्रदर्शन अब धीरे धीरे देश के कई हिस्सों तक फैल गया है। उनकी एक बड़ी मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जिस आंदोलन की शुरुआत कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर व्यंग्य और मीम्स के जरिए हुई थी, वो आज देश के एक बड़े युवा आंदोलन में तब्दील हो चुका है। इन विरोध प्रदर्शनों में आ रहे युवा बेरोजगारी, बार बार होने वाले परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर गहरी नाराजगी दिखा रहे हैं। दिल्ली में जारी आंदोलन को और गति तब मिली थी जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इसके समर्थन में सामने आए थे। 28 जून को उन्होंने जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया। पिछले हफ्ते पुलिस उन्हें वहां से उठाकर अस्पताल ले गई। इसके बाद प्रदर्शन और तेज हो गया। गुरुवार, शुक्रवार की रात केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में वांगचुक ने अनशन भले ही तोड़ दिया हो, मगर देश के अलग अलग हिस्सों में जारी प्रदर्शन जारी है।
प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की बात कर रहे हैं। वे परीक्षा पेपर लीक के मामलों में जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा, सबसे प्रमुख मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। साथ ही नीट 2026 पेपर लीक विवाद के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है। 20 जुलाई को आंदोलन में एक अहम मोड़ आया जब दिल्ली में हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते गए। इसके बाद लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गईं। शाम तक पुलिस ने जंतर मंतर पर बने मंच और अस्थायी टेंट हटा दिए, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हटे। बारिश हो या दिल्ली की उमस भरी गर्मी, लोग लगातार वहीं डटे हुए हैं। समर्थक उनके लिए खाना पहुंचा रहे हैं और आंदोलन लगातार जारी है। लेकिन बात दिल्ली में हो रहे सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं है, क्योंकि बात हो रही है प्रदर्शन के तरीकों पर और साथ ही बात हो रही है केंद्र सरकार के उससे निपटने के तरीकों पर भी। पहले भी कई राजनीतिक प्रदर्शन देख चुके लोग इस प्रदर्शन को देखते हुए कह रहे हैं कि ये पीढ़ी शायद पहले की पीढ़ियों से अलग तरीके से अपनी बात रख रही है, जहां न तो भीड़ सिर्फ किसी एक नेता के आह्वान पर आई है और न ही जिंदाबाद मुर्दाबाद के पारंपरिक नारों तक सिमटी हुई है। उनके नारे अलग हैं, उनके प्रदर्शन के तरीके अलग हैं और उनकी जिद भी कुछ अलग सी है। वैसे इस आंदोलन ने विपक्षी दलों को भी सरकार पर हमला करने का एक नया मुद्दा दे दिया है। कई विपक्षी दल इस आंदोलन की आंच से अपने कार्यकर्ताओं में गर्मी भरने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसका कितना फायदा इन प्रदर्शनकारियों से उन्हें मिलेगा, ये कहना शायद अभी जल्दबाजी हो। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम के बीच कई बड़े सवाल भी सामने आते हैं। पीएम मोदी को सेल्फी जैसा वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे को संबोधित करना पड़ा। हाई कोर्ट के जरिए फास्ट ट्रैक न्याय की व्यवस्था की गई और फिर शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक नए कानून का मसौदा पेश हुआ। मगर प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर युवा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटाना मोदी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से इतना मुश्किल फैसला है। साथ ही सवाल है कि क्या सरकार इस आंदोलन को सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला मान रही है या फिर उस पीढ़ी की नाराजगी को समझने में चूक गई है जो आज सड़कों पर उतर आई है। क्या जेनजी के विरोध प्रदर्शन पहले के छात्र आंदोलनों से अलग हैं, और अगर हैं तो कैसे? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया से निकला एक अस्थायी आंदोलन है या फिर यह आने वाले समय में युवाओं की राजनीति का एक नया चेहरा बन सकता है? और सबसे अहम सवाल, सरकार आगे क्या करेगी? क्या वो अपनी मौजूदा स्थिति पर कायम रहेगी या फिर इन प्रदर्शनकारियों की किसी मांग पर झुकने को तैयार होगी? आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शनों के चलते इंटरनेट सेवा बाधित है, इसलिए वहां मौजूद बीबीसी संवाददाता सुमेधा पाल से मैं कार्यक्रम में लाइव नहीं जुड़ सकता। इसलिए सुमेधा से मेरा अनुरोध था कि वहां के प्रदर्शन में वो क्या क्या अलग देख रही हैं, इसकी एक झलक वो रिकॉर्ड करके हमारे आपके लिए भेजें। तो अपने विशेषज्ञों से बात करने से पहले आइए देखते हैं वहां शुक्रवार सुबह की एक झलक। जंतर मंतर की एक ऐतिहासिक सड़क है। ये एक ऐसी सड़क है जिसने पिछले 30 सालों से ज़्यादा से हमेशा आंदोलन और प्रदर्शन देखे हैं, मगर हाल ही के समय में शायद ही ऐसा आंदोलन होगा जब इतने बड़े स्तर पर देश के युवा, उसके यंग लोग यहाँ पर इन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर गानों के साथ, मीम्स के साथ और अपने नारों के साथ अपनी आवाज़ सत्ता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 1 महीना बीत चुका है जब कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रदर्शन, ये मूवमेंट यहाँ पर शुरू हुआ। इसकी आज की स्पिरिट क्या है और सबसे बड़ा सवाल कि इस मूवमेंट का, इस प्रदर्शन का भविष्य क्या होगा। यहाँ आके तुम्हें रियलाइज होगा कि हमारे देश के अंदर कितना नेशनलिज्म बचा हुआ है। प्रधानमंत्री को कल इंस्टाग्राम पे आके ही क्यों बोलना पड़ा? वो टीवी पे बोल सकते हैं, क्योंकि जेनजी ने टीवी को झूठा मान लिया है, इसलिए उनको इंस्टाग्राम पे आना पड़ा है। वो टीवी पे आते, उनकी बात की वो वैल्यू नहीं रह जाती। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में पढ़ना, क्विट इंडिया के बारे में पढ़ना, ये सारी चीज़ें मैंने बुक में ही देखी थी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस ऑन द ग्राउंड लेवल। धर्मेंद्र प्रधान का जो रेजिग्नेशन है, इस देश में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, कुछ बदलेगा नहीं, पर शुरुआत हो जाएगी। हमारे लिए ये पहला प्रोटेस्ट है। लाइक आई एम ऑल्सो 20। यहाँ का जो यूथ है, इसमें आप देख सकते हैं कितनी एनकरेजमेंट है कि भाई हमको ये चाहिए।
अब ये नहीं है कि तुम लाठी चार्ज करो तो डराने के लिए, बट इससे ना आउटरीच और बढ़ा है बच्चों का। हम भी शायद 20 जुलाई के बाद आए हैं क्योंकि हमें लगा कि भाई अगर हम भी घर बैठेंगे शायद वो हमारी गलती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, व्हाट अबाउट जो न्यू मिनिस्टर आएगा वो इतना क्लीन चिट मिलेगा, व्हाट अबाउट दैट? हमें उस सिस्टम के लिए करना है, हमें उस पर्सन को स्पेसिफिक, हम काफ़ी बाउंड्री लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया और ये बोला कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, जितनी भी इरेगुलरिटीज़ हैं नीट में उनको प्रोब किया जाएगा, उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सड़कों पर जो लोगों का हुजूम है वो लगातार जमा होता जा रहा है। जब हम इस मूवमेंट की बात करते हैं, इन सड़कों की बात करते हैं, तो ये प्रदर्शन बाकी सारे होते हुए प्रदर्शनों से बिल्कुल अलग तरीके से नज़र आता है, उसकी स्पिरिट में, उसकी भाषा में और उसके साथ साथ उसकी एक एनर्जी में। हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कोई 1 दिन 2 दिन के लिए ये लंबा चलेगा। ये सीजेपी का मूवमेंट जो है अब वो सिर्फ सौरभ दास या अभिजीत दीपके या किसी और का पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट अब यूथ का बन चुका है। भारत माता की वंदे। यहाँ पे जो एनर्जी है ना, बहुत एक सटायर वाली भी एनर्जी है। कई सारे मीम्स बना के ऑन मोदी, ऑन धर्मेंद्र प्रधान, ऑन एजुकेशन सिस्टम, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ इवॉल्विंग। जैसे मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे से पिछले जनरेशन के हैं, वो इन्हीं सारी चीज़ों को बदतमीज़ी बोल रहे हैं, बट जब मैं उनके इस रिमार्क को सोचता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इवोल्यूशन है जो कि हो रहा है। युवा की आग है, ये हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन है। हमने मीम्स देखे हैं बचपन से, हम स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, तो हम उसी वे में मार्वल से इंस्पायर होकर कैरेक्टर्स बन के लोग यहाँ आ रहे हैं। हमारी डिमांड बस ये नहीं है कि उनका रेजिग्नेशन, वो रिज़ाइन कर ले। हमारी डिमांड ये है कि ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर मिले जो आगे अच्छे से पेपर कंडक्ट करा सके, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रॉपर इम्प्रूव हो। जितने भी स्टूडेंट हैं बैरिकेड के अंदर होते रहिए, यहाँ कोई खड़ा नहीं रहेगा। जो स्पिरिट यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ही नहीं, बल्कि जो एजुकेशन सिस्टम है, देश का जो शिक्षा का तंत्र है, उसे बदलने की ज़रूरत है। तो केंद्र सरकार के इस आंदोलन को लेकर जारी रुख पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार। द हिंदू की पॉलिटिकल एडिटर निस्तुला हैबर, जो केंद्र सरकार और बीजेपी पर पैनी नज़र रखती हैं, और वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा, जो अब स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करती हैं। सबसे पहले चलते हैं निस्तुला के पास। निस्तुला, पहला सवाल जो मेरा है, जो बहुत सारे लोग समझना चाह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार, मोदी सरकार के रुख से देखें तो ये आंदोलन उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, गवर्नेंस का इशू है, या एक पॉलिटिकल इशू है आपके हिसाब से इस समय? देखिए, पहले कुछ भी हुआ हो, अभी तो बहुत घोर तरीके से पॉलिटिकल इशू ही है, बन चुका है। अगर आप देखें तो इस पूरे आंदोलन को लेके द डेट ऑफ मंडे जुलाई 20th एंड द प्रीवियस फ्राइडे एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जब सोनम वांगचुक जी को वहां से जंतर मंतर से उठा के अस्पताल ले गए थे कोर्ट ऑर्डर के बाद, और जो जुलाई 20th को जो भीड़ आई थी और ऑलमोस्ट पार्लियामेंट तक पहुंच गई थी, और उसमें बहुत ऑर्गेनिकली बहुत यंग बच्चे, स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंटली, ऑटोनोमसली दे फेल्ट लाइक दे हैड टू प्रोटेस्ट। वो लोग वहां आए, वहां टियर गैस हुई, पुलिस ब्रूटैलिटी हुई, वहां पैलेट इंजरी भी हुई है जी। तो ये सारी चीजों को लेके फिर अब वो जो जंतर मंतर का स्थल है, प्रोटेस्ट का स्थल है, वो सिर्फ नीट और इन सब इश्यूज से काफी आगे बढ़ चुका है। वो एक लाइटनिंग रॉड की तरह, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, बन चुका है, जो अलग अलग चीजें हैं, कुंठा की चीजें हैं यंगस्टर्स में। कोई सफोकेशन की फीलिंग हो रही होगी, या एक्सप्रेशन की फीलिंग हो रही होगी, या एंग्जाइटीज जो हैं यंगस्टर्स में हैं इस सरकार को लेके, या जो परिस्थितियां हैं, इकोनॉमिक परिस्थितियां हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उस सब के लिए एक लाइटनिंग रॉड हो चुका है। उसमें फिर पूरा सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर ही नहीं, पूरी सरकार और प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत कुछ सोचने की चीज वो फिर बन गई। आई वुड से कि पहले जो भी रहा हो, एक सेक्शनल सॉर्ट ऑफ चीज सोच के डिसमिस किया हो, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद ये एक पॉलिटिकल चैलेंज जरूर है। तो क्या सरकार इसकी जो ग्रेविटी है उसको समझने में थोड़ा सा चूक गई, या थोड़ा लेट हो गया? जी जरूर। आई थिंक जो सोनम वांगचुक जी को वहां स्थल से उठाया गया था, प्रोटेस्ट स्थल से उठाया गया था, देयर वाज, आई थिंक, कि ज्यादा असेसमेंट ठीक से नहीं हुआ कि इसका क्या असर पड़ेगा बच्चों पे या प्रोटेस्टर्स पे।
और जुलाई 20 को जो भीड़ आई वो भी पीपल इन द गवर्नमेंट वर टेकन अबैक। मैं 2004 से पार्लियामेंट कवर कर रही हूँ, उस दिन भी मैं पार्लियामेंट में ही थी। बहुत सारे विषयों पर प्रोटेस्ट मार्च और चलो पार्लियामेंट, चलो संसद करके निकलती हैं, टोलियां निकलती हैं प्रोटेस्टर्स की। बहुत पास आने नहीं दिया जाता है। निर्भया के समय हुआ था, एक बीच में एक ट्रांसपोर्ट भवन तक पहुंचे थे, एक दलित ग्रुप का एक प्रोटेस्ट था, वो वहां तक पहुंचा था इन 12 सालों में। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पास टीयर गैस शेलिंग हुई थी और आवाज पार्लियामेंट तक आ रही थी जी। तो ये आई थिंक पीपल वर टेकन अबैक इन द एडमिनिस्ट्रेशन कि ये कैसे हो गया। स्मिता के पास चलते हैं। स्मिता, एक चीज़ ये बताइए कि जब ये आंदोलन एक तरह से सीजेपी प्रोटेस्ट के नाम से शुरू हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी ने ये प्रोटेस्ट शुरू किया, आज जब देख रहे हैं तो देश के बहुत सारे हिस्सों में जहां सीजेपी की शायद कोई पहचान पकड़ कम से कम उस तरह नहीं हो, वहां फैल चुका, तो ऐसा लग रहा है कि एक राष्ट्रव्यापी युवाओं का आंदोलन बन चुका है, सिर्फ सीजेपी का आंदोलन रहने की बजाय। ऐसे में ये जो पूरा आंदोलन अभी बना है, इसकी ताकत है किसी एक शीर्ष नेतृत्व का ना होना, या आपको लगता है आने वाले समय में ये कमजोरी भी बन सकती है? देखिए, अभी इट्स अर्ली टू टेल मुकेश जी, लेकिन ये निश्चित रूप से जो बात निस्तुला कह रही थी, और मैं 20 जुलाई को बाकायदा, मैं तो इस आंदोलन को खैर पहले दिन से कवर कर रही हूँ। 6 जून को जब अभिजीत दीपके दरअसल वापस आए थे बॉस्टन से, और उस दिन इनफैक्ट जो रैली जिसका आयोजन किया गया था जंतर मंतर में पहले दौर का, उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिली थी। उसके बाद फिर तमाम दूसरे शहरों में रैलीज हुई, हर रैली से इन लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा, और फिर 20 जून को जब वापस दिल्ली आए, और तब से लेकर आज का वक्त है, जब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये सिट इन प्रोटेस्ट जारी है। तो 20 जुलाई को जो जंतर मंतर का पूरा इलाका है, अगर मैं थोड़ा सा आपको उसमें दर्शकों को बता सकूं, क्योंकि वो इतना पैक्ड रहता है, और मेन स्टेज एरिया, मेन प्रोटेस्ट एरिया में घुसने के लिए एक बहुत नैरो स्ट्रिप है, एक छोटा सा स्ट्रिप है जहाँ एंट्री एग्जिट हो रही होती है लोगों की। और हर बारी जब मैं जाती हूँ तो मुझे बार बार यही डर हो रहा होता है, मैं यही दुआ कर रही होती हूँ कि यहाँ कोई स्टैम्पीड के हालात ना बने, क्योंकि वहाँ बहुत मुश्किल होता है घुसने में। तो स्टेज के पीछे वाला जो बैक एरिया है, वो रोड है जो दरअसल जंतर मंतर, अशोका रोड, सर्कल, राउंड अबाउट की ओर जाता है, जहाँ से गाड़ियों की मूवमेंट होती है। और उस दिन जैसे ही चंद्रशेखर आजाद और महुआ मोइत्रा स्टेज से निकले, पीछे की तरफ गए जहां बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे, उस वक्त पुलिस की तरफ से पहली लाठीचार्ज हुई। जब मैं रिपोर्ट कर रही थी तो लाठीचार्ज से उस भगदड़ में लगभग मैं भी फंस गई थी वहां। और उसके बाद जो अनलीश हुआ, लगातार जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाना, डंडे मारे जाना, उस दिन मैं आपको निश्चित रूप से बोल सकती हूँ कि वो एक ऑर्गेनिक स्पिलओवर था। ये जो बच्चे आए हुए थे, जो युवा आए हुए थे, उनके अंदर हमने इतना आक्रोश, इतना गुस्सा देखा कि अगर तो अभिजीत दीपके कहते कि भाई हमें संसद नहीं जाना है, संसद मत चलो, तो भी ये लोग खुद से जाते। ये बिल्कुल प्रतिबद्ध होकर आए थे कि संसद तक मार्च करेंगे, कोई फोर्स उन्हें रोक नहीं सकती थी। लेकिन हाँ, उसे एक दिशा दिया जा सकता था, जो इसलिए भी मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि उस पूरे एरिया में प्रशासन ने क्या, आपने इंटरनेट को बंद कर दिया। अगर इंटरनेट बंद कर दिया तो एक ऐसा प्रदर्शन जिसका जन्म ही एक ऑनलाइन मूवमेंट के जरिए हुआ है, वो बच्चे जो इंस्टा के जरिए इस मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं इतनी भारी तादाद में और आज एक फिजिकल फोर्स बन गए हैं, वो लोग कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते, सीजेपी की टीम कैसे कम्युनिकेट करती है, उनके लाउड स्पीकर्स बंद कर दिया जाना। तो मुझे लगता है कि आज जो ये आंदोलन का आप व्यापक रूप देख रहे हैं, ये एक मुद्दा एक नेता से कहीं ज्यादा ऊपर उठ चुका है। और मैंने उस शिफ्ट को उस दिन महसूस किया जब मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बढ़कर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया, जब बच्चों पर आंसू गैस के गोले दिए गए, डंडे चलाए गए, और साफ तौर पर उस गुस्से में तमाम मुद्दों पर बात हुई, बेरोजगारी पर बात हुई, चुनावों की पारदर्शिता पर बात हुई, एसआईआर पर बात हुई। तो ये काफी बड़ा हो चुका है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक डायनामिक शिफ्ट हुआ है कि जो एक 12 साल से एक कल्चर बनी थी ज्यादा सवाल ना पूछने की या सरकार की नैरेटिव को ही आगे बढ़ाने की, इस मूवमेंट ने वहां पर एक डायनामिक शिफ्ट लाकर खड़ा कर दिया है इन बच्चों और युवाओं के जरिए। स्मिता, इसी में अगर मैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पे जो सपोर्ट कर रही हैं, अगर उनकी भूमिका को देखता हूं तो वो तो इन छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं जो उठाने चाहिए। उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि छात्र उनके पीछे अलाइन होकर खड़े हो गए हैं, या कल को अगर वो इस मुद्दे को एक
मुश्त लेके चलना चलें, चाहे तो उनके पीछे सारे युवा एक साथ चल पड़ेंगे और ये ऑपोजिशन का मूवमेंट बन जाएगा। तो राजनीतिक दलों की इस पूरे आंदोलन में भूमिका आप कैसे देख रही हैं फिर? देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस बात को मैं डिनाई नहीं करूंगी कि आज उस मंच में निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो चाहेंगे कि वहां जाकर अगर युवाओं के साथ जुड़े तो उनको उसका राजनीतिक फायदा हो। बहुत सारे ऐसे युवा आए हैं जिनको मुद्दों के बारे में तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि इन मुद्दों को सुलझाएगा कौन। बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं जिनको लगता है कि कोई और नेतृत्व होनी चाहिए, लेकिन वो नेतृत्व क्या एग्जिस्टिंग पार्टियों में से हो। आप अगर रैंडम आप लोगों से पूछेंगे, कोई कहेगा जी अखिलेश यादव लीड करें हमें, कोई कहेगा राहुल गांधी लीड करें। ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकल वर्कर वाले युवा हैं, लेकिन जिसकी जितनी समझ है उस हिसाब से लोग बोल रहे हैं। और शुरू से ही ये आरोप लगता रहा कि ये आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, इन लोगों की एक आम आदमी पार्टी की पृष्ठभूमि है। मैं लोगों से बस यही बोल रही थी कि दो चीजें, कि देखिए ये युवा हैं, इंसान की उम्र के साथ में सोच बदलते हैं, राजनीतिक विचारधाराएं बदल सकती हैं। 25 साल की उम्र में कोई एक पार्टी के साथ जुड़ा है, मुमकिन 28 साल की उम्र में कोई और पार्टी के साथ जुड़ा हो। लेकिन इस मंच पर ये लोग एक बहुत अहम मुद्दे को लेकर आए थे। वो किसी पार्टी स्पेसिफिक के लिए वोट मांगने के लिए नहीं आए थे। और एक बहुत अरसे बाद भारत में हम देख रहे हैं कि एक ऐसा मूवमेंट हो रहा है जिसमें शिक्षा एक केंद्रीय मुद्दा है। जो जाति धर्म आप किसी भी से आते हो, आपके हर किसी के घर में बच्चे हैं जिनके भविष्य पर जो है सवालिया निशान लग जाते हैं जब पेपर लीक्स होते हैं। तो और दूसरी बात है कि भारत में ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी आज कोई पॉलिटिकल प्योरिटी नहीं है। आप खुद बीजेपी को ही देख ले, बीजेपी में 40% से ज्यादा नेता तो शायद आज ऊपरी पोजीशंस में वो हैं जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं जी। तो वो तो कोई नैतिकता की बात नहीं कर सकता है कि भाई हमारी एक पार्टी इनके साथ एसोसिएटेड है वो ये। लेकिन हाँ, पार्टियां कोशिश जरूर करेंगी एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन की तरफ से निश्चित रूप से कैप्चरिंग द इमेजिनेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें एक फेलियर रही है इतने सालों से, गत पिछले कुछ सालों से, जिसकी वजह से भी आपको लगता है कि ये युवा एक सोशल मूवमेंट के तौर पर तो जरूर उभरे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक विपक्षी दल के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं। ठीक है, निस्तुला के पास चलते हैं। निस्तुला, ये बताइए कि सबसे बड़ी जो डिमांड है वो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और लगातार ऐसा लग रहा है कि वो एक डिमांड सरकार को असहज करने वाली है, क्योंकि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो पहले भी कह चुके हैं कि इस सरकार में तो इस्तीफे नहीं होते हैं, और आरएसएस का बैकग्राउंड है, ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति हैं, तो काफ़ी वेट लेकर के आते हैं धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन युवाओं के लिए ये मुद्दा इन चीज़ों से परे है, उनके लिए शिक्षा मंत्री हैं जिसको वो जिम्मेदार देख रहे हैं। आप बीजेपी को नज़दीकी से देखती हैं, हालांकि इस पार्टी के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना हमेशा चैलेंजिंग होता है, लेकिन फिर भी क्या आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन 12 सालों में, इनफैक्ट मैं किसी को रिकॉल भी कर रही थी कि हम लोग एक ट्रेडमिल पे चल रहे हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं इस सरकार के अंडर, जेएनयू में हुआ, सीएए पे हुआ, फार्मर्स का मुद्दा हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। सेगमेंटरी तरीके से डील किया गया प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट के द्वारा। मंत्रियों के कोई इस्तीफे इमीडिएटली नहीं हुए, लेकिन वो भी सेगमेंटरी या कोई सेक्शनल इश्यूज थे। कई जिसको कहते हैं प्रोटेस्ट, उसके होने से जो पोलराइजेशन हुआ वो एक्चुअली सरकार के फेवर में गया या उनके बेस वोट के फेवर में गया। लेकिन ये यहाँ इस फार्मर्स मुद्दा भी जब बहुत ज्यादा दिन तक चला और देखा कि आगे आप बढ़ नहीं सकते और आगे इसको बढ़ाने से बहुत नुकसान हो जाएगा और सिक्योरिटी इश्यूज भी हो जाएंगे, तो फार्म बिल्स विड्रॉ कर दिए गए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार पीछे नहीं हटती अपने डिक्लेयर्ड इश्यूज को लेके। हैविंग सेड दैट, ये जो प्रोटेस्ट मार्च, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है या जो भी हो रहा है, इसमें पॉलिटिकल मैन्यूवरेबिलिटी की स्पेस जो है बीजेपी के लिए पर्टिकुलरली कम मुझे लगती है, क्योंकि इसकी शुरुआत नीट से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी जब यूजीसी के गाइडलाइंस निकले थे हैरेसमेंट ऑन कैंपस को लेके, हैरेसमेंट इन इंस्टीट्यूशन। जी बिल्कुल। तो उसमें क्या हुआ था कि जो बीजेपी का बेस वोट है वो एलियनेट हो गया था। वो बोल रहे थे कि भाई बीजेपी के सरकार होने के हिसाब से इस तरीके के गाइडलाइंस कैसे आ सकते हैं। तो आपको याद होगा कि उसमें भी बहुत हंगामा हुआ था और अब वो कोर्ट में जाके वहीं पे स्थगित है वो मामला। पर
काफी लोग बीजेपी के अपने बेस के थोड़े एलिनेट हो गए और घर बैठ गए। उन्होंने कहा हमें कोई लेना देना नहीं है इससे, और इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। आगे जाके आप देखेंगे कि नीट हुआ, फिर सीबीएसई का वो ओएमआर शीट वाला मामला हुआ, तो उसमें भी मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास के बच्चे इन्वॉल्व थे। उनको भी ठीक से वो नैरेटिव में डील नहीं किया गया। कोई कहा कि ये पाकिस्तानी है, एंटी नेशनल है, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर हैकर्स आए, उन्होंने यंग हैकर्स आए, वो सही निकले। तो बहुत सारी ऐसी सारी चीजें हुई जिसमें मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास को लगा कि हमारी मुद्दों पे यहाँ तवज्जो नहीं दी जा रही है फॉर सम रीजन। एंड मिडिल क्लास का एक मानना होता है और न्यू मिडिल क्लास का। न्यू मिडिल क्लास की इनफैक्ट जो बात है वो नरेंद्र मोदी जी ने ही सबसे पहले शुरू की थी एज अ पॉलिटिकल कैटेगरी, एज अ वोटिंग कैटेगरी, जो फर्स्ट जनरेशन लिटरेट होते हैं या फर्स्ट जनरेशन अर्बन ड्वेलर होते हैं। तो ये जो क्लास होता है उसमें मेरिट के बाद आप लीजिए एग्जाम से आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाइए, आप एक अच्छे प्रोफेशन में सेटल हुई है, उसी में आगे बढ़िए, और आपके लिए एक सोशल मोबिलिटी का वो एक जरिया है जिससे कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशन सुधार सकते हैं। तो जो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है उसको ये लगने लगा कि ये सरकार जो है हमारे इश्यूज पे बात नहीं कर रही है। तो इस बार बहुत ज्यादा सपोर्ट जो बाकी सारे प्रोटेस्ट में कोर वोट बैंक का मिलता रहा बीजेपी को कि नहीं इसको बात करें, सीएए जरूरी है, नहीं फार्म लॉज ठीक है, वो फार्मर्स का इशू है बट हम बीजेपी के साथ हैं, वो उनको पॉलिटिकल मैन्यूवरेबिलिटी नहीं मिली। इसलिए आपने देखा कि बहुत सारी अनप्रेसिडेंटेड थिंग्स हुई, जैसे प्रधानमंत्री का जो वीडियो निकला और जल्दी अनाउंसमेंट हुए, फास्ट ट्रैक का अनाउंसमेंट हुआ, एक बिल पास हुआ है जिसकी भी ब्रीफिंग चल रही है कैबिनेट की। तो मुझे ये लगता है कि ये तीन चीजों के स्टेजेस से गया और अपने लोगों के वजह से, क्योंकि आपका बेस आपके साथ नहीं है, तो ज्यादा वल्नरेबिलिटी जो है गवर्नमेंट की पॉलिटिकली इसको हैंडल करने की, वो संकरा होता गया जी। जो उनका मार्ग है वो संकरा होता गया इसको लेके। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ पॉलिटिकल कैपिटल कोशिश की है इन्वेस्ट करने की स्टूडेंट्स इन द फ्यूचर, मतलब परीक्षा पे चर्चा, बिल्कुल किताब, एग्जाम वॉरियर्स और ये सारी चीजें। तो ये और वही बच्चे आके आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जरूर आपने कोई बहुत ज्यादा यू ड्रॉप द बॉल समवेयर, आपने कोई लापरवाही की है स्टेजेस में। ये एक चीज की बात नहीं, स्टेजेस में हुई है जिसमें आपके खुद के लोगों ने रियलाइज किया है कि अगर हम लोग सड़क पे नहीं आए तो हमारी तो बात सुनी नहीं जाएगी। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो सकता है? अभी तक तो जो ये सेकंड राउंड मीटिंग हुई है, क्योंकि अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं अभी सेकंड राउंड मीटिंग खत्म हुई है बीजेपी के नुमाइंदों और गवर्नमेंट के साथ, अभी तक तो ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। दो चीजों पे कंसेशन दिया है, मतलब माने हैं मोर और लेस, जो आसान भी हैं इन माय ओपिनियन। एक की सारे एफआईआर वगैरह सब विड्रॉ होंगे, क्योंकि ये सारी बातें हो रही थी कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको एनएसए के अंडर बुक किया जाएगा और उसमें तो 12 महीने पेशी भी नहीं होती और पासपोर्ट रख लेंगे और इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही थी। तो कोई प्रोसिक्यूशन उस तरीके से नहीं होगा प्रोटेस्टर्स का। और जो 20 बच्चों के बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने अपनी आत्महत्या की है नीट के कैंसिल होने के बाद हताशा में, तो कॉम्पनसेटरी पैकेज भी वर्कआउट किया जाएगा। ये 2-3 दिन पहले भी हमको बताया गया था कि ये तो जरूर जल्द ही हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके। बट हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो है अभी तक तो कोई कंसेशन उस पर नहीं आया। एक चीज़ जो सरकार का इस समय सबसे बड़ा डर होगा वो क्या है? इसका एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाना जो इस समय वो देख रहे हैं, या सोशल अनरेस्ट का फैल जाना? आपके हिसाब से सरकार का आज की तारीख में सबसे बड़ा डर क्या होगा? अनपॉपुलैरिटी। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनाव में हारने से डरती है और अनपॉपुलैरिटी is a big deal because elections at the end of the day एक popularity contest भी होता है कि 2-3 लोग आपके सामने खड़े हैं, आपको जो सबसे अच्छा लगा आप उसको जाके चिन्हित करते हैं, चुनाव में उसको जिताते हैं। आपको अगर कोई पसंद ना करे, आपका सिस्टम ना चले, आपका सिस्टम गवर्नेंस में ना हो,
उससे तो डरेंगे ही, क्योंकि एलिनेशन हो रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी का। यूथ जो हमारे देश में 50% ऑलमोस्ट हैं, एक डेमोग्राफिक बल्ज है जिसको बार बार हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं अपने के लिए, हमारे लिए। बट ये अगर एलिनेट हो जाए तो आप सोचिए कि क्या सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, अगर वो 6 साल के थे, अब जाके 18 साल के हुए हैं। बिल्कुल 12 साल से उन्होंने सिर्फ उन्हीं को प्रधानमंत्री देखा है। 10 साल के होंगे तो अभी 22 के होंगे, ये वोटर्स हैं जी। और उन्होंने और कोई दुनिया नहीं देखी इन इंडिया जहां मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ना हो, तो उनके लिए आगे पिछला कोई मेमोरी नहीं है, इसी सरकार की मेमोरी है। तो सरकार का तो ये डर रहेगा ही, पार्टी का तो ये डर रहेगा ही कि ये मेमोरी जो है वो पूरी तरह टेंट ना हो जाए उनको के। जी स्मिता, आपने इससे पहले जिक्र किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर ना हो तो बात वहाँ से बढ़ के कहीं प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक न चली जाए। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी भी वजह से सरकार और टालती है, नहीं होता है, तो क्या बात यहाँ से जो जिस तरह से युवा इस समय सड़कों पर हैं वो पूरी की पूरी सरकार के खिलाफ हो सकती है? मैं उसे डिनाई नहीं करूंगी, ये बहुत मुमकिन है क्योंकि ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ जो मैंने बात कही और जो निस्तुला भी कह रही थी कि अब ये आंदोलन सिर्फ एक मुद्दे पर केंद्रित नहीं है। शुरुआत इसकी नीट, पेपर लीक्स, तमाम मुद्दों पर हुई थी, लेकिन सरकार के जो यूजुअल परंपरागत प्लेबुक्स रहे हैं वो इस आंदोलन में उन पर बैकफायर करते हुए दिख रहे हैं। आपने तो कोई मुल्क ही नहीं छोड़ा जहां से आपके सूत्रों के हवाले से फंडिंग नहीं आ रही हो इस प्रोटेस्ट में। चीन भी भेज रहा है, बांग्लादेश भी भेज रहा है, पाकिस्तान भी भेज रहा है, अमेरिका का डीप स्टेट भी भेज रहा है। पहला तो तय कर लीजिए कि भाई मुख्य बैकिंग किसकी तरफ से हो रही है, अगर आप ये खबरें देना चाह रहे हैं तो। दूसरी बात है सीएए में चलिए, क्योंकि वहां पर मुस्लिम्स की तादाद ज्यादा थी, आपके जामिया एरिया में हो रहे थे, वहां आपने पाकिस्तानियों का लेबल उन पर चिपका दिया। यहाँ पर ज्यादातर जो बच्चे हैं जो आज आए हुए हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एस्पिरेंट्स है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई मध्य प्रदेश से है, इनमें से ज्यादातर बच्चे जो आज बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, कोई अपर कास्ट ब्राह्मण है, कोई जैसे मिडिल इनकम ग्रुप्स की निस्तुला बात कर रही थी, जो परंपरागत रूप से शायद बीजेपी के वोट बैंक रहे हो इनके माँ बाप। और जब तक दूसरों के ऊपर कोई एक्शन हो रही थी बीजेपी के, तब तक ये लोग शांत बैठे थे, लेकिन आज जब अपने बच्चों पर डंडा चलता हुआ देख रहे हैं तो मूड फिर इस पर निश्चित रूप से शिफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चों से मैंने बात की है, बच्चों के माँ बाप से बात की है, अभिभावकों से बात की है, जो इन प्रोटेस्ट्स में आए हैं, जिनका कहना है कि अब ये मांग जवाबदेही की है कि एक लोकतंत्र में आखिर धर्मेंद्र प्रधान जी को इतने वक्त तक इतना लंबा रोप क्यों दिया जा रहा है। 2 दिन पहले उनकी तस्वीर आती है जहां वो एक संघ के रैली में दिख रहे होते हैं उनके परंपरागत पोशाक में। उसकी एक पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म होती है। इस वक्त उस वीडियो का आना कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं संघ के उस रैली में शामिल थे, कि उनको बैकिंग कहां से आ रही है। तो मुझे लगता है ये सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि यूपीए सरकार को आप कमजोर कह ले, कुछ भी कह ले, लेकिन कम से कम 2014 तक एक इतने सारे मंत्रियों के नाम हैं जिनकी या तो नौकरियां ले ली गई थी या जिनको इस्तीफा खुद से देना पड़ा था, या कुछ एक आध ऐसे भी मामले थे जहां कोर्ट की फटकार पड़ी तो उसके बाद इस्तीफा लिया। तो उस मुकाबले जब आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, लेकिन लोकतंत्र में आप इस बात पर गर्व करते हैं कि भाई हमारी तो ऐसी सरकार है जहां इस्तीफे नहीं होते हैं, और वो राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता कहते हैं, तो इन सब स्टेटमेंट्स के एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं। और मुझे लगता है कि अब इस आंदोलन में सवाल दरअसल बात की जा रही है जवाबदेही की, पारदर्शिता की, कि अगर हमने चुनी है इस सरकार को, हमने चुना है सरकार को जी, तो सरकार क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकती है। अगर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र वहाँ मौजूद हैं, जो युवा मौजूद हैं, उनकी मांग इमीडिएटली नहीं मानी जाती है, तो आपको क्या लगता है, चूँकि आपने जिक्र किया आप लंबे समय से इस प्रोटेस्ट को अभी देख ही रही हैं, क्या एक लंबी लड़ाई के लिए आपको तैयारी दिखती है? वो एक सोच के साथ में या उस क्लैरिटी के साथ ये आंदोलन इस समय आगे बढ़ रहा है? देखिए, आंदोलन में जहाँ तक कोर टीम का सवाल है, अब ये लोग भी युवा ही हैं, 28, 27, 26 साल के। ये मैं जरूर कह सकती हूँ, इन लोगों से जब इंटरेक्शन करती हूँ तो यही लगता है कि ये लोग खुद भी ओवरवेल्म्ड है
कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई है किस तरह के मूवमेंट को लीड करने की। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस नहीं हैं। वो लोग भी रोज रोज अपनी रणनीति बना रहे हैं। वो आप उनसे बातचीत करेंगे तो वो कहेंगे कि इसमें हमने गलती की, उसमें हमने गलती की, हम अपने गलतियों से सीख रहे हैं कि कैसे इसको दिशा दे। लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये एक व्यापक आंदोलन, जहां हम देख रहे हैं प्रयागराज से लेकर, कल तस्वीरें मैंने देखी मेघालय से, आइजवाल से, वहां स्कूल की बच्चियां जाकर जो हैं बाहर पोएट्री कर रही हैं, वो बातें बोल रही हैं। क्लास 8-9 के बच्चियों को आप देख रहे हैं जो किताबें लेकर आ रही हैं एनसीईआरटी की, और उसमें से पढ़कर सुना रही हैं कि आखिर लोकतंत्र क्या होता है। तो ये एक ऐसा जनरेशन है जो अवेक है, और एक जनरेशन है जो अपनी आवाज को सामने रखने से डर नहीं रहा है जी। तो मुझे लगता है कि ये एजिटेशन को अगर वही ट्रेडिशनल प्लेबुक से रोकने की कोशिशें की गई, जो कोशिशें की भी जा रही हैं, आप देखिए दिल्ली में आप राष्ट्रीय राजधानी में 16-17 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर रहे हैं एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए। इतनी इनकन्वीनियंसिंग हो रही है। दिल्ली की सड़कों पर मेहम था, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस के नेता गांधी स्मृति तक मार्च निकाल रहे थे, दूसरी ओर जंतर मंतर के लिए हजारों की तादाद में युवा आ रहे हैं। कहीं आपने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, कहीं मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा है। लोग आखिर रैपिडो, उबर कैसे बुक करेंगे घर जाने के लिए? बसें जो हैं वो ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आम पब्लिक इतनी परेशान हो कि फिर जो है कहने लगे कि यार ये प्रोटेस्टर्स ने हमारा जीना हराम कर दिया है, इनका ये प्रदर्शन सही नहीं है, इसमें तो फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन हैंड है, जो सीएए के दौरान देखने को मिला था। आपने सड़कें डाइवर्ट कर दी थी। तो ये सब अगर सरकार करेगी तो मुझे लगता है ये एजिटेशन और ज्यादा बढ़ेगा ही, घटेगा ही नहीं। और युवा आंदोलन जब जब हुए हैं, हम भले जेनजी आंदोलन की बात करें, ये कोई नई बात नहीं है। 1964 में आप फ्री स्पीच मूवमेंट को देख ले बर्कले कैंपस में, आप 60 के दशक में अमेरिका में देख ले वियतनाम वॉर के खिलाफ जो स्टूडेंट्स का मूवमेंट शुरू हुआ, 68 में आप फ्रांस के 68 इवेंट को देख ले। तमाम युवा आंदोलन जब जब होते हैं इस तरीके से अलग अलग दौर में, अब तो ये टेक्नोलॉजी ऑनलाइन दौर है जहां इंटरनेट को बंद करके आप इस प्रोटेस्ट को बंद नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप एक वैक्यूम क्रिएट करेंगे जहां और ज्यादा जो है मुश्किलात बढ़ जाएंगे सरकार के लिए। जी निस्तुला, ये बताइए कि इस समय सरकार के पास जो विकल्प हैं, कोई गुड ऑप्शन, अच्छा विकल्प है, या सब कुछ राजनीतिक रूप से मुश्किल ही ऑप्शंस हैं उनके सामने? देखिए, कोई आसान सिचुएशन तो है नहीं सरकार के सामने, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ये जो आंदोलन है ये अलग ही रूप ले चुका है। ये पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, सोशल आंदोलन है। उसमें कोई ट्रेडिशनल तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व नहीं है कि जहाँ पे ऑफिस बेरर्स हों या प्रतिनिधि हों या जो भी हों। जैसे स्मिता बता रही है कि वो लोग भी रोज रोज यही कह रहे हैं कि हम सीख रहे हैं, हम करेंगे, हम देखेंगे, हमको सीखना पड़ेगा अब इसके आगे क्या करना है। और दे आर ऑल्सो नॉट श्योर कि अगर उन्होंने कुछ अग्री करके बोल दिया कि हाँ हम इसमें ठीक है, अब वापस सब लोग घर चले जाओ, सब उठ के घर चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये इशू तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। वो जो इनको दिख रहा है कि जिस तरीके से जो जिम्मेदारी से मिल सकता है वो उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री का वीडियो था, आपने नोटिस किया होगा, वो एकदम इंस्टा स्टाइल में था, एकदम वर्टिकल में था, 3 मिनट नीचे था, क्योंकि हम लोग सब डिजिटल अब न्यूज रूम में काम करने लगे हैं, तो हमको ये सारी चीजें सीखनी पड़ रही हैं। प्रधानमंत्री को भी कल ये करना पड़ा, ऑल्दो इंस्टा पे वो उनकी काफी कंटेंट आता है, बट ये स्पेसिफिकली उन्होंने अपने फोन से या किसी एड के फोन से रिकॉर्ड करके अपलोड किया था। तो ये सरकार के लिए तो बहुत चुनौतीपूर्ण सिचुएशन है, क्योंकि पॉलिटिकली वो थोड़ी उद्दंडता में रहते हैं कि हमारे कोई मंत्री जो है रिजाइन करेंगे नहीं। ये एक कंसेशन जो है वो एक मॉरल विक्ट्री कोई हमारे ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कि हमने इनके मंत्री को इस्तीफा करवा दिया। पर ये सरकार ने खुद अपने आप को इस कल्डेसैक में फंसाया है, क्योंकि अगर पुराने सरकारों में आप देखिए कि इस तरह का जब उन्माद होता है तो एक बलि चढ़ती है, फिर सब शांत हो जाते हैं। मंत्री जो है बोलता है नहीं, ये बिकॉज इट वाज अंडर माय केयर, मैंने किया, मैं निकल रहा हूँ। फिर आगे कोई और मंत्री आता है और सरकार आगे जो बाकी सारी चीजें दुरुस्त करना चाहती है उसमें वो करके फिर आगे बढ़ती है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है हमेशा इस बलि का, जो बलि देनी है वो देने को कोई अभी तैयार नहीं है गवर्नमेंट में, तो ये तकलीफ उनको रहेगी।
जी निस्तुला, अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि जो ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये इतने समय तक हम लोग जेंजी हम लोग तो न्यूज़ कंजम्पशन को लेके ही सुनते रहे कि भाई न्यूज़ नहीं पढ़ते जेंजी वाले, इंगेज नहीं करते इश्यूज़ के साथ, पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। और अब देखिए कि एक आंदोलन चाहे उनके अपने से ही जुड़ा हुआ निकला हो, लेकिन जेंजी ही ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चर्चा में है। तो उनके रवैये को लेकर के इस पूरे प्रोटेस्ट में आप पॉलिटिक्स को लेके जेंजी का आगे आने वाले समय में क्या लगता है, आपको क्या रवैया देखती हैं? देखिए, मेरा इसमें कोई प्रेडिक्शन या कुछ है नहीं फ्रैंकली, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, इनकी जो तादाद है वो भी बहुत बड़ी है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, एक टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हुआ था अर्ली 2000s में स्मार्टफोन का। ये पहली जनरेशन है जिसको बचपन से उसका एक्सपोजर है। हम लोग जो थे, जब हमारे हाथ में स्मार्टफोन आया, तब तक हमारी खाल थोड़ी मोटी हो गई थी, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस थोड़े इतने हो गए थे कि हम थोड़े मैच्योरली जो इंटरनेट हमारी तरफ और एल्गोरिदम हमारी तरफ फेंक रहा है, उससे हम थोड़ा थोड़ा डील कर सकते थे विदाउट लूजिंग सम थिंग्स, विदाउट गेटिंग वेरी एंग्शियस। ये इन लोगों को बचपन से ही दुनिया के एंजाइटीज को डिस्टिल करके एल्गोरिदम के थ्रू आप उसको बच्चों को सब्जेक्ट कर रहे हैं। सो वो लोग थोड़े ज़्यादा आपको सेंसिटिव लग सकते हैं या एंग्शियस लग सकते हैं, लेकिन जो दुनिया में वो आ रहे हैं वो भी हमारी ही बनाई हुई है। यहाँ युद्ध भी हो रहा है, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट भी है, आपको नौकरी की चिंता है, आपने सोचा आप पढ़ लिख के कहीं अच्छी जगह लग जाएंगे, तो हाँ ये सब हो रहा है, नीट वीट ये सारी चीजें हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारे टाइम का बहुत अलग था। अभी देखिए कि बिना ट्यूटोरियल के और इस सब चीजों के बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। स्कूल में भी जाना है और फिर ये ट्यूशंस भी लेनी है और ये सारी चीजें भी करनी है उन लोगों को। सो ये जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन के द्वारा जो चेंजेस हुए हैं एक साइकी को, एक जनरेशन की साइकी को, वो किसी ने अभी तक ठीक से उसका मूल्यांकन किया नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि हर जनरेशन सोचता है कि उन्हीं ने लव और सेक्स और रेवोल्यूशन और पॉलिटिक्स की डिस्कवरी की है। हर रेवोल्यूशन प्रोटेस्ट करता है, हर जनरेशन प्रोटेस्ट करता है। बट यहाँ का जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है और जिस तरह की एंजाइटीज अभी इस दुनिया में बढ़ती जा रही हैं, तो उसको अगर आप देखें तो ये लोग आगे क्या करेंगे वो कहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग, इनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती या जो नहीं समझ में आता। बट इस सब में आई वुड से दैट लाइफ साइकिल के पड़ाव एक जैसे ही होते हैं एंड प्रोटेस्ट के बाद घर भी जाना पड़ता है और आपको कमाई भी करनी पड़ती है। उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे ये जनरेशन, ये कहना बहुत मुश्किल है। दे विल हैव सम पॉलिटिकल आइडियाज आई एम श्योर, बट अभी जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, मैं उसी के बारे में बोल सकती हूँ कि उन्होंने एक झिझक जो है वो तोड़ दी है कि आप सरकार के खिलाफ या किसी भी श्रेष्ठ नेता के खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं और रील भी निकाल सकते हैं और मजाक भी उड़ा सकते हैं और मौकरी भी कर सकते हैं। आई थिंक वो झिझक जो है वो तोड़ दी है। इसी से एक बात और निकली, इसलिए वो भी जल्दी से पूछ लेना चाहता हूँ। मीडिया को लेकर के, मीडिया टारगेटेड है उस समय, वहाँ पर ऐसा लग रहा है जिस तरह के नारे लग रहे हैं और जेंजी काफ़ी टारगेट कर रहा है। मीडिया की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान दिख रहा है इस समय, या सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए ही देखेंगे? ये भी टेक्नोलॉजी और बहुत सारी और चीज़ों से भी जुड़ी हुई है। मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैं वायलेंस के सख्त खिलाफ हूँ और जिन जिन लोगों को वहाँ पे टारगेट किया गया है वो लोग फील्ड रिपोर्टर्स हैं और फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। अब उनके न्यूज़ रूम्स को भी सोचना चाहिए कि वो कहाँ भेज रहे हैं अपने फील्ड रिपोर्टर्स को और आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ जो है इट इज़ अ पब्लिक गुड। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है या तिजारत नहीं है, इट इज़ अ पब्लिक गुड। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस कि वो पब्लिक ओपिनियन को रिफ्लेक्ट भी करें और शेप भी करें। तो आई थिंक बच्चों ने सबको बताने की कोशिश की है कि सब अपना काम करें, ढंग से करें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो करें, लेकिन वायलेंस ना करें, ये हमारी तरफ से मैं बोलना चाहूँगी।
जी निस्तुला, बहुत बहुत शुक्रिया। स्मिता, आपके पास मैं अंतिम प्रश्न, जो इस प्रश्न पे मैंने अभी ख़त्म किया निस्तुला से बातचीत, वहाँ पर ले जाना चाहूँगा। आप ख़ुद एक टीवी की पत्रकार रही हैं, आप अब स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रही हैं। वहाँ पर जो माहौल है और जिस तरह के नारे लग रहे हैं, मीडिया जिस तरह से टारगेट हुआ है, मीडिया की स्थिति जो इस समय है, क्या जो एक भरोसेमंद मतलब भरोसे की खबरें लोगों तक पहुंचाए, अल्टीमेटली इस जिम्मेदारी के साथ मीडिया को देखा जाता है, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े देखती हैं आप? निश्चित रूप से, और इसको लेकर तो काफी वक्त से जो है सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में आज एक विवाद जारी है और काफी जो है इंट्रोस्पेक्शन की जरूरी महसूस भी की जा रही है। हम जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं, आज का ये जनरेशन अपनी न्यूज़ को इंस्टा पे कंज्यूम करता है, टिकटॉक पे कंज्यूम करता है, और परंपरागत रूप से जिस टीवी मीडिया में हम पले बड़े, जहां हम लोगों के लिए रात के 9 बजे का एक डिबेट स्लॉट एक बहुत ही प्योर स्लॉट होता था, जिसको बैठकर हम लोग एक साथ परिवार के साथ बैठकर सोफे पर देखते थे कि नहीं 8 बजे जो है फलाने एंकर का शो आ रहा है, इस शो को तो जरूर देखना है। पिताजी बिठाकर दिखवाते थे, 9 बजे दिखवाते थे कि भाषा सुधरेगी, ज्ञान बढ़ेगा। वो सारी चीजें टीवी से आज गायब है। आपकी ना भाषा सुधरने वाली है, ना आपको कोई ज्ञान मिलने वाला है। हाँ, प्रोपेगेंडा का जहर जो है वो जरूर घुल रहा है तमाम लोगों के ड्राइंग रूम्स में, और जिसका असर आप इस गुस्से के रूप में देख रहे हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से मैं निस्तुला की बात से 100% सहमत हूँ। आपको असहमति है, मैं समझती हूँ कि लोगों में बहुत गुस्सा है कि लगातार मीडिया ने, और जब मीडिया कहते हैं हम, तो देखिए ट्रेडिशनल, हम जब टीवी मीडिया की ही बात करते हैं क्योंकि वो सबसे विजिबल मीडिया है, लेकिन आज की तारीख में वहीं इतने सारे लोग हैं। मैंने तो टीवी के साथ भी काम किया है, प्रिंट के साथ भी काम किया है, डिजिटल के साथ काम किया है, तमाम मीडियम मैंने इनसाइड आउट देखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज फील्ड पर जाते हैं इंडिपेंडेंट पत्रकार के तौर पर, उनका सम्मान भी किया जाता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी असहमति को अलग तरीके से जो आप जाहिर कर सकते हैं, आप उन चैनलों को मत देखिए। आप रिमोट अपने माँ बाप के हाथ से खींच लीजिए जो उस चैनलों को देख रहे हैं, उसको व्यूअरशिप देख रहे हैं। हिंसा निश्चित रूप से एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक सुझाव जरूर दूंगी, जो रिपोर्टर्स भी हैं, देखिए फील्ड पर अगर तो आप अभी आप पत्रकारिता में आए हैं, 1-2 साल ही हुआ है आपको, तो भी मैं समझ सकती हूँ कि ठीक है, संपादक ने जो कहा आपने पूरी तरीके से उसी का पालन कर दिया। लेकिन अगर आप पत्रकारिता में आ रहे हैं तो मैं लोगों को जरूर कहूंगी कि एक अपनी आवाज के साथ, आवाज को बनाने की हिम्मत के साथ और जमीर के साथ आइए। क्योंकि संपादक अगर कहे कि आपको आग में कूदना है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप आग में कूदें। प्रेशर हो सकता है, लेकिन उनसे जूझने के अलग तरीके होते हैं। फील्ड पर जब लाइव रिपोर्टिंग हो रही होती है, आपके एंकर बैठकर अपना एजेंडा चला रहे होते हैं। बतौर रिपोर्टर अगर आप में उतना अनुभव है, बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर हैं जो 9, 10, 11, 12 सालों से हैं, आप जाकर आप इंफॉर्मेशन दीजिए। आप अपने एजेंडे और अपने उस संपादक के आप एजेंडे को वहां पेडल मत कीजिए अपने शब्दों में, क्योंकि आपको पता है कि आपके संपादक जो हैं वो सुरक्षित बैठे हुए हैं और मुसीबत आप पर आ रही है। और ये देखकर मेरा दिल टूटता है कि आज की तारीख में टीवी जैसे एक पावरफुल मीडियम के साथ में किस तरीके से नारेबाजी हो रही है कि बकायदा जो है लोग अपने लोगों के बगैर, ज्यादातर जो टीवी चैनल हैं वो आज फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, ये प्रोटेस्ट हो, वहां पर अपने लोगों को हटाकर लेपल माइक लेकर आने के लिए मजबूर हैं कि कोई लोगो देखकर जो है फिर हमारे साथ बदसलूकी ना करते। ये बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। बहुत बदसलूकी हुई है इस प्रोटेस्ट में, और ये प्रोटेस्टर्स खुद कर रहे हैं। बाहर से कोई मिसक्रिएंट्स आ रहे हैं प्रोटेस्ट को सबवर्ट करने के लिए, वो भी हमें नहीं पता, और ये बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज टेलीविजन न्यूज़ की साख को लेकर बहुत बड़े सवाल मौजूद हैं।